नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है। प्रदेश में माफिया के खिलाफ मुहिम जारी है। ये कई बार हम सुनते हैं, कड़े निर्देश भी हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह का माफिया ना तो बख्शा जाएगा और ना इसे पनपने दिया जाएगा। उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार कार्रवाई के दावे भी सुनते हैं, फिर भी माफिया है कि मानता नहीं। प्रदेश में खतरनाक होता खनन माफिया ना तो गुंडागर्दी से परहेज करता है, ना गोली चलाने से हिचकिचाता है। भिंड में एक बार फिर से रेत खनन को लेकर गोली चली और एक ट्रैक्टर चालक की इसमें मौत हुई। चिंता की बात तो यह कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, कई दफा होता रहा है, जब जमीन पर काम करने वाले अमले और पुलिस को फायरिंग का शिकार होना पड़ा। बड़ा सवाल यह कि आखिर इतनी सख्ती, इतनी चौकसी के बाद भी माफिया पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या किसी का कोई संरक्षण है? बहस करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये भिंड में अवैध रेत खनन को हो रहे संघर्ष की तस्वीरें हैं। मामला गहेली सायना रोड का है, जहां दो युवक ट्रैक्टर में रेत लेकर जा रहे थे। तभी रेत खनन करने वाली कंपनी के लोग आए और रॉयल्टी दिखाने को कहा। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि कंपनी के कर्मचारियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। अभी इनसे मेरी बातचीत हुई और इन्होंने जो देहाती नाम से दिए हैं उसमें इन्होंने दो व्यक्तियों का और जो यहाँ की रेत कंपनी है उनका नाम लिया है कि इनके लोग बोलेरो गाड़ी से आए थे और इनके ट्रैक्टर रोककर और इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक घायल है, जिसकी विवेचना आगे की जा रही है। अब ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अवैध रेत खनन को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। 5 फरवरी को ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्वालियर के ही घटी गांव में 7 फरवरी को पुलिस टीम पर हमला हुआ। ग्वालियर के तिघरा में 11 फरवरी को भी पुलिस टीम पर हमला हुआ। अगले ही दिन 12 फरवरी को लुहारी खदान पर पुलिस पर फायरिंग हुई। 2 और 3 फरवरी की रात को दतिया में रेत माफिया ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की सुरक्षा में तैनात SISF के जवान को गोली मार दी। ये जो आपने देखा वो फरवरी का हाल है, लेकिन ऐसा लगभग पिछले कई महीनों से जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल भी अवैध रेत खनन नहीं रोकने को लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर पर आरोप लगा चुके हैं। जाहिर है, अवैध रेत खनन प्रदेश में अब बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो लगातार रेत माफियाओं और अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में पूरे लंबे पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। और जो आपने भिंड की बात की है, भिंड में तो आए दिन इस तरह के उत्खनन होते ही रहते हैं। गोली चला रहे हैं, पूरी निरंकुश है। प्रशासन की दम पे, शासन की दम पे ये पूरा रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसको यदि नहीं रोका तो मध्य प्रदेश के हालात बहुत बद से बदतर होते हैं। कई जिलों में पूरी तरीके से नकेल कसी जा चुकी, लेकिन 2-4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये कुछ समस्याओं का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि चोरी का काम और अवैध उत्खनन का काम लंबे समय से चलता आया, इसलिए इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता था। लेकिन सरकार का जो प्रयास इस समय चल रहा है बहुत सार्थक है और हमारा पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन सब मिलकर इस मामले में जिस तरीके से पूरा काम बंद कर रहे हैं, आने वाले समय में इसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। ग्वालियर चंबल इलाके में खनन को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई नई रेत खनन नीति भी विवाद की एक बड़ी वजह है, क्योंकि नई नीति के मुताबिक हर जिले में बड़े समूह को ठेके दिए गए हैं। भिंड से दिलीप सोनी के साथ सुधीर दंदोतिया, IBC 24 भोपाल। तो जबकि प्रदेश के मुखिया तक के स्पष्ट निर्देश हैं, उनका खुद का कहना है कि किसी भी तरह से माफिया को पनपने ना दिया जाए। उनके निर्देशों पर बार बार समीक्षा बैठकें होती हैं। इसके बावजूद तमाम जनप्रतिनिधि से लेकर हर व्यक्ति ये जानता है कि उस इलाके में रेत माफिया इतना बेखौफ है कि जमीन पर काम करने वाला अमला उस तक को नहीं बख्शता, उससे उलझता है, अपनी ट्रॉलियां छुड़ाने के लिए गोलियां चलाता है। इन पर कार्रवाइयां भी होती हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाइयां नहीं होती, बावजूद इसके इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर किसका संरक्षण है और किस हद तक संरक्षण है? हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत खास मेहमान हैं। देवाशीष जरारिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और विकास बोंदिया जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विकास जी, पहला सवाल आप ही से,
प्रशासन के दावे, मुखिया का निर्देश, मंत्रियों के बार बार समीक्षा करने के बावजूद इतनी हिम्मत माफिया की कैसे कि वो जमीन पर काम करने वाला अमला हो, पुलिस के लोग हों, खनिज विभाग के लोग हों, या फिर वहां कोई दूसरा ग्रामीण आ जाए, कोई चालक पहुंच जाए, गोलियां चलाने से गुरेज नहीं करते। किसका संरक्षण है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में कोई संरक्षण नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो अपराधी तत्व के लोग इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं उन्हें अमला पकड़ रहा है और सजा भी दे रहा है। अब किसी की अपराधी प्रवृत्ति है, वो बार बार इस ढंग की चेष्टा करना चाहता है तो सजा का वो पात्र बनेगा, सजा उसे मिलेगी। गाड़ियों को राजसात भी किया जा रहा है, पेनाल्टी भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा अमला है सरकार के निर्देशों को सख्ती से अमल में ला रहा है। इस बीच में कुछ अपराधी तत्वों से अगर मुठभेड़ होती है तो उन्हें फिर ठीक भी करना वो अमला जानता है। विकास जी, उस अमले विकास जी, परिणाम मूलक काम करने पर विश्वास रखती है सरकार जी। आप भी जानते हैं कि मंत्रियों से लेकर विभागों के अफसरों तक सबकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, उस पर बाकायदा समीक्षा हम वक्त वक्त पर देखते हैं। सवाल यह है कि फरवरी के अगर हम आंकड़े देखें तो अभी तक के आंकड़े बताते हैं आधा दर्जन वारदातें इतने से दिनों में हो गई, सामने आ चुकी हैं। इसके बाद अभी मार्च का खाता खुल गया है वारदातें होने का, इसके पहले जनवरी के आंकड़े उठाएं। लगातार समीक्षा, ये प्रोग्राम, ये सारी चौकसी, इसके बाद वो घटनाएं कम होना चाहिए ना। ये उतनी की उतनी संख्या में दिख रही हैं, मतलब जमीन पर असर नहीं है, ये तो आप स्वीकारेंगे। देखिए ना पुनीत जी, देखिए लगातार गौण खनिजों के रेवेन्यू में वृद्धि बताती है कि खनिज की चोरी कम हुई है, रॉयल्टी चोरी कम हुई है। नंबर दूसरा, सड़कों के ऊपर सही मात्रा में भर्ती करके निकल रहे ट्रक हमें बताते हैं कि काम सुचारू रूप से चल रहा है, हमारी सड़कें भी उससे खराब नहीं हो रही हैं। नंबर तीसरा, देखिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ अपराधी तत्व इस तरह का दुस्साहस करते हैं तो उन्हें प्रशासन ठीक भी कर रहा है, इसलिए आपको चंद घटनाएं सुनाई में आती हैं। चलिए, आप जिन्हें चंद घटनाएं कह रहे हैं उसके आंकड़े लेकिन चलता रहेगा, प्रशासन उन्हें ठीक करता रहेगा। देवाशीष जरारिया साहब हैं। देवाशीष जी, क्या विपक्ष का तजुर्बा है? विपक्ष के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को हमने कहते सुना कि उस इलाके में परिपाटी बन गई है, सरकार बहुत प्रयास करी परिपाटी तोड़ने का, क्यों नहीं टूट रही? किसका संरक्षण है? पुनीत जी, मैं भिंड दतिया से कांग्रेस पार्टी से पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था और मैं भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में लगातार निरंतर सक्रिय हूँ। मैं वहाँ के हालात देख रहा हूँ जी। सबसे पहले तो हमारा जो प्रदेश का मुखिया है, सबसे बड़ा रेत का कोई ठेकेदार है, रेत का कोई कारोबारी है तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। दूसरी बात, आज उनका जन्मदिन है, पूरा प्रदेश और विपक्ष भी उनके स्वस्थ जीवन की और दीर्घायु की कामना कर रहा है। लेकिन बड़ा दुखद है कि जिस दिन वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं उसी दिन एक नौजवान अपनी जान गंवा देता है। तीसरी चीज़ ये कि निरंतर घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए, कोई अंधा हो तो उसको रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन सावन के अंधे को क्या रास्ता दिखाया जाए? जब हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कुछ स्थिति खराब है, जबकि ये हालात तब है जब पिछले महीने मेहगांव के ही जिस विधानसभा क्षेत्र में घटना हुई है, मेहगांव विधानसभा में आता है, उसमें ओपीएस भदौरिया जी वहाँ से एमएलए हैं बीजेपी के और वह मंत्री भी हैं। जब उन्हीं पर भिंड में हमला हो जाता है, उन पर ही फायरिंग होती है और प्रशासन ये मामला तूल ना पकड़े, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर फायर किया वो उन्हीं के लोग थे, रेत के कारोबारी, और रेत के लेन देन के मामले में मंत्री से विवाद हुआ तो उन पर फायरिंग कर दी जब वो घूम रहे थे, और बड़ी कुशलता से इस पूरे मामले को प्रशासन वहाँ दबा देता है। तो जब इनके मंत्री सुरक्षित नहीं है, देवास में घटना होती है, जो आपका वन विभाग की टीम होती है उस पर हमला होता है, एक कर्मचारी की मौत हो जाती है, कई पुलिस के अधिकारियों पे हमला हुआ है, कई घायल हुए हैं, आप ही ने बताया अपनी रिपोर्ट में। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री बारह बोलते मैं गाड़ दूंगा, ये खुली चुनौती है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुली चुनौती है। और सबसे बड़ा जो संरक्षण प्राप्त है वो शिवराज सिंह चौहान जी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने पूरा क्षेत्र में रेत का कारोबार देवाशीष जी वही चला रहे हैं। आप नाम लेकर अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको साक्ष्य देना चाहिए, जाहिर तौर पर आपको उदाहरण समेत बात करना चाहिए। बिल्कुल, डंपर घोटाले में बिल्कुल देखिए, डंपर घोटाले में किसका नाम आया?
माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आया, उनकी पत्नी जी का नाम आया, और बुधनी क्षेत्र में आप चले जाइए, हजारों की तादाद में डंपर निकल रहे हैं, वहां से खनन हो रहा है। किसके संरक्षण पे? जब उनके क्षेत्र में वो रेत का अवैध खनन नहीं रुकवा पा रहे हैं क्योंकि खुद कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं रुकवा पा रहे हैं। विकास जी उत्तर दीजिए इस बार। अगर इनके मंत्री संलिप्त नहीं हो, इनके विधायक संलिप्त नहीं हो, प्रशासन संलिप्त नहीं हो। देखिए, देवाशीष जी कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगाते जाएं बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए, बिना कोई आंकड़े प्रस्तुत किए, तो मुझे लगता है पुनीत जी बड़ी बेमानी चर्चा हो जाएगी। अब ये डंपर की बात कर रहे हैं और माननीय शिवराज जी की ओर इशारा कर रहे हैं। देवाशीष जी को मालूम नहीं कि इनके आरोपों से बरी होने के लिए, इनके आरोपों से कोर्ट के माध्यम से हमने वो जांचें देखी और कोर्ट ने बरी किया। साहब, आप तो कोर्ट तक गए थे। के मिश्रा जी इनके महासचिव हैं आजकल ना, मीडिया विभाग के, कांग्रेस के। देवाशीष जी जरा उनसे चर्चा कर लीजिएगा आप। मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक रूप से विकास जी ओपीएस भदौरिया पे हमला हुआ था, आपको पता है कि नहीं? दावे के साथ में कह रहा हूँ, ओपीएस भदौरिया जी पे हमला हुआ था, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं, ठीक है ना। अगर भदौरिया जी पे हमला हुआ था, आपको जानकारी है कि नहीं? मेरी बात सुन। तो क्या सरकार पीछे हट गई? अगर माफिया टाइप के लोग गलत काम करेंगे तो क्या सरकार पीछे हट जाएगी? प्रशासन ने उसका मुकाबला किया, जवाब दिया। तो निरंतर घटनाएं क्यों हो रही हैं? लोगों को पकड़ा गया। क्यों नहीं पा रहे हैं? आप बोलिए ना, आप लोग क्यों नहीं पा रहे हैं? खनिज विभाग के हमले को भी किसी ने बताइए, ओपीएस भदौरिया जी के मामले में किसको गिरफ्तार किया गया? आज मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ है, ओपीएस भदौरिया जी पर हमला हुआ, गोली चलाई, किसको गिरफ्तार किया गया? किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, मामला दबा दिया गया। नहीं, वहां पे पकड़ हुई। अब मुझे नाम ज्ञात नहीं है, बात सुनिएगा एक मिनट को। किसकी पकड़ हुई? नाम बताइए ना मुझे। मैं नाम बता रहा हूं, नहीं हुई है। मैं यहाँ पर ऑन चैनल बोल रहा हूं, पूरी प्रदेश की जनता सुन रही है, सब लोग देख रहे हैं, आईबीसी पे के सभी दर्शक देख रहे हैं। आप नाम बताइए, और मैं यहाँ दावा कर रहा हूं किसी को नहीं पकड़ा गया। आप झूठा साबित कीजिए। बताइए देवाशीष जी, आज क्या ना आप गलत बात बोल रहे हैं। मुझे नाम अगर इस वक्त में नहीं मालूम है, अब कोई अपराधी का नाम याद रखते रहेंगे क्या हम? मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे देवाशीष जी, रॉयल्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। रॉयल्टी संग्रहण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठेकेदारों को पहले शुरू में दिक्कत आ रही थी, जब सरकार बदली थी तो ठेकेदार दिक्कत महसूस कर रहे थे ठेका चलाने के लिए। उन्हें कई विकास बोंद्रिया साहब, विकास बोंद्रिया साहब, आपने 2 बार इस तर्क को रखा कि रॉयल्टी बढ़ रही है, लेकिन रॉयल्टी बढ़ने से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कम नहीं हो जाएंगे ना। जो क्राइम है वो कम नहीं हो जाएगा। रॉयल्टी बढ़ना एक अच्छा परिचायक आपके लिए या एक वहां गवर्नेंस के लिए हो सकता है कि आपको उसका फल मिल रहा है, आपको उसका कर मिल रहा है, आपको उससे राजस्व मिल रहा है, लेकिन उस इलाके में माफिया भी करतूत करने में पीछे नहीं है, वो हमला करने में पीछे नहीं है, गोलियां चलाने से गुरेज नहीं करता, धमकाने से, अपनी गाड़ियां छुड़ा ले जाने से गुरेज नहीं करता। इसके तमाम आंकड़े, इसको आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए पुनीत भाई, अगर कुछ लोग इस तरह का दुस्साहस और अपराध करते हैं, और कुछ ही घटनाएं, ऐसा नहीं कि हर जिले में रोज घटनाएं हो रही हैं, तो आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं, उन्हें पकड़ लिया जा रहा है। अगली बार तो उनका नाम नहीं आता। ग्वालियर में आ रहा है क्या? ग्वालियर संभाग में सिर्फ फरवरी के आंकड़े आपको रिपोर्ट में दिखाएं। ग्वालियर संभाग में अकेले फरवरी के आंकड़े आपको दिखाएं, उस पर ही हम कह रहे हैं कि ये चिंताजनक हालात हैं। तो फिर आप बाकी के तमाम आंकड़ों को अगर मिलाएं, पिछले दिनों का कमल पटेल जी का पत्र भी मीडिया में आया था, सब में आया था, आप लोगों ने इसका उत्तर भी दिया था। वो स्वयं कहते हैं कि वहां प्रशासन लिप्त है, वहां प्रशासन कहने के बाद कार्रवाई नहीं करता, उनको पत्र लिखना पड़ता है। नहीं, देखिए मंत्री जी अगर प्रशासन को ताकीद कर रहे हैं और लाम पे डटे रहने के लिए बार बार निर्देश दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या? मंत्री होने के कारण उनका दायित्व बनता है। चलिए तो अच्छी बात है ना कि हमारे। ठीक है देवाशीष जी, आपने उस इलाके को अच्छी तरह समझा है, आप उस इलाके से आते हैं। असल समस्या है क्या? संरक्षण है अथवा नहीं है? बार बार निर्देशों का जमीन पर आखिर असर क्यों नहीं होता? देखिए बिल्कुल इसलिए नहीं असर होता कि जो प्रशासन के साथ में जो प्रशासन है वो उसके हाथ बांध दिए गए हैं। दिक्कत है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो भी ये लोग कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उसका मैं उदाहरण दे देता हूँ।
जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई रेत की, तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थाने में जाके ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा के ले आती हैं। ये सबने घटना देखी, उसके बाद घटना रिपोर्ट भी हुई, उसके बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, उल्टा जिन अधिकारियों ने वो ट्रॉली जब्त की थी उन्हीं पे कार्रवाई हो गई। एक और घटना बताता हूं, भिंड के कलेक्टर ने, मामला थोड़ा सा अलग है, एक राशन की दुकान पर मिलावट हो रही थी, उसमें क्या कहते हैं बड़ी मात्रा में जो शासकीय जो राशन आता है वो बट नहीं रहा था, उसमें धांधली हो रही थी, वहां पर कार्रवाई की गई। तो वहां धमकी क्या दी गई कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम पे कार्रवाई कैसे की गई। जब प्रशासन थोड़ा सा अड़ा तो उसका नतीजा ये निकला कि भिंड के कलेक्टर का तबादला किया गया। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात है, 4 दिन पहले भिंड के कलेक्टर का तबादला हो गया। तो जब प्रशासन के सामने आप उदाहरण ऐसे पेश करेंगे, जब प्रशासन अगर कोई इन पे कार्रवाई करता है, मजबूत कार्रवाई करता है, तो उल्टा प्रशासन के अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो जाती है। जब आप ऐसे उदाहरण पेश कर दोगे तो फिर मुख्यमंत्री चाहे बोलते रहे कि मैं गाड़ दूंगा। मैं बिल्कुल दे देता हूं। देखिए देवाशीष जी, किसी निरपराधी को अगर कोई अमले का अधिकारी कर्मचारी जबरिया फंसाना चाहे और केवल गौण खनिज अधिनियम का सहारा ले ले, तो सरकार ऐसा बेमानी काम भी नहीं होने देगी, जनता को त्रस्त भी नहीं होने देगी। ये भी आप, उसकी भी हमें फिक्र है। अब आप देख रहे पुनीत जी, ये तो क्लीन चिट, ये तो अभी खड़े हो गए हैं, ये तो माफिया के साथ अभी माफिया को अभी क्लीन चिट दे रहे हैं, उनको निर्दोष बता रहे हैं, सुन लीजिए, उनको निरपराधी बता रहे हैं। ना गलत बात। जो माफिया है उसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन जो आम जन है, जो अपने खेत से मिट्टी खोद के, मान लीजिए अगर सरकारी सड़क को, आसपास की सड़क को मरम्मत करने का प्रयास कर रहा है, जिसे वहां का अमला नहीं कर पाया हो, तो क्या वो निरपराधी नहीं है? उसे भी क्या हम ये काम से वंचित रख दें? वो खुद की गांव के लिए अगर नहीं, तो आप बताइए, जो जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली या मंत्री छुड़ा के ले जाएंगे थाने में घुस के, होता है। नहीं विकास जी, आप मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर कानून जानते हैं, आप सत्ता में भी हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कोई शासन प्रशासन ने कोई ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की है और भारतीय सत्ता पक्ष का अगर मंत्री है, वो थाने में घुस के उसको इल्लीगल तरीके से छुड़ा के ले जाता है, तो क्या वो सही चीज है आपके हिसाब से? क्या वो निरपराधी को फंसाया जा रहा है? ये जो आप उसका उत्तर दे दें बस मुझे। ये ना मंत्री के सामने हुई है, ना इस ढंग से हुई है जिस ढंग से आप उसे उद्धृत कर रहे हैं। मंत्री ने अपना बयान दे दिया है और उसकी जांच भी हो गई है। अब मेरी बात सुनिएगा पुनीत जी, मामला क्या है? मामला है तो पकड़, दूसरा है ऐसे नीतिगत। सुनिए देवाशीष जी, गंभीर जरा मैं बात कर रहा हूं, गंभीर बात कर रहा हूं, ये अकड़ पकड़ तो छोड़िए। इसके अलावा हमें गवर्नेंस सिस्टम इस तरह से डेवलप करना था कि ताकि रेत की, मिट्टी की, इस तरह के गौण खनिजों की चोरियां ना हो। उसके लिए हम करने जा रहे हैं ना। देखिए कमल पटेल जी की उस बात को भी आप बताइए जो उन्होंने 4 महीने पहले कहा था कि मान लीजिए किसी के खेत में नदी के बहाव से आके रेत जमा हो जाती है, तो उसे हम किस तरह से निकासी का साधन दें ताकि उसका खेत भी ठीक हो। सरकार इसके लिए देने जा रही है 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे लोगों को इशू करेगी। विकास जी, वो आपकी सब बातें मैं प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनी जगह, बात यहाँ माफिया के गुंडागर्दी करने की, गोलियां चलाने की है। और थाने में आपने कहा कि कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा आपसे भी पूछूंगा, इसकी बड़ी वजह क्या है? समस्या आप मानते भी हैं या आप समस्या को खारिज करते हैं? अगर मानेंगे तो शायद समाधान मिलेगा, तो देखते हैं आप इस पर क्या समाधान देते हैं। लेकिन इसके पहले क्या आप इसे समस्या मानते भी कि नहीं? विकास जी, एक तरफ ये तमाम आंकड़े सिर्फ फरवरी के आधा दर्जन से ऊपर वारदातों के आंकड़े हैं। इन वारदातों में पुलिस के अमले पर अटैक हुआ है। आप जिसे कह रहे हैं कि इक्का दुक्का घटनाएं, लेकिन ये घटनाओं की संख्या अगर आप शुरुआत से लेकर साल के अब तक की निकालेंगे तो आपको चिंताजनक स्थिति नजर आएगी। पहली बात तो क्या आप इसे प्रॉब्लम ही नहीं मानते? आपको लगता है सामान्य? दूसरी बात ये कि आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम हमेशा समीक्षा करते हैं, नए नए कदम उठाते हैं। बावजूद इसके विपक्ष आपके मुद्दे पर ये आज यहां सामने भी आरोप लगा रहा है कि संरक्षण हासिल है, और अगर है तो किसका है? ये अगर किसी का भी हो तो इसके दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? नहीं पुनीत जी, ये संरक्षण का परिणाम नहीं है। संरक्षण तो कहीं भी नहीं है। ये परिणाम है सख्त कार्रवाई करने का। सख्त कार्रवाई जब की जा रही है तो इस तरह के माफियाओं के खनन के रास्ते बंद हो रहे हैं।
जब रास्ते बंद होते हैं तो वो बौखलाहट में इस ढंग के अपराध घटित कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे खनन अमले का, पुलिस अमले का, वन विभाग के अमले का इस मामले में तारीफ भी करनी चाहिए कि वो डट के इस तरह के माफियाओं को दंडित करने के लिए मैदानी काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा मार तो उन्हीं पर पड़ती है। चाहता हूं आप जिनकी तारीफ कराना चाहते हैं उनको तो हम सैल्यूट करते हैं कि दोहरी मार तो उन पर पड़ती है। एक तरफ कार्रवाई का प्रेशर है, दूसरी तरफ संरक्षण की मार है। बिल्कुल देवाशीष जी, ना संरक्षण नहीं है। अगर संरक्षण होता तो फिर देखिए मैं गौरव जी की बात को घमासान क्यों होता, मैदानी घमासान क्यों होता? बात तो रास्ता ही दे देते ना। गौरव जी, कांग्रेस की 15 महीने का शासनकाल रहा, आप उठा के देख लीजिए। कहीं भी अगर ग्वालियर चंबल संभाग 15 महीने हमारे पास भी रहा है, हमारी सरकार में भी रहा है, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि आप कह सकें कि ना कि वहाँ पर इस तरीके से प्रशासन और अमले के बीच में कोई इतना बड़ा गोलाबारी हो, किसी की जान चली गई हो। दूसरी चीज़, आप बोल रहे हो कि पहले संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, पहले ये लोग खुलेआम काम कर रहे थे, तो 18 साल में से आप 1.5 साल हटा दीजिए, बाकी सब तो 15-16 साल तो आपकी सरकार रही है। 15 साल पहले राज की और 1 साल अब होने को आया है ना। तो अगर आप पिछला ठीकरा भी फोड़ रहे हैं तो वही शिवराज सिंह चौहान पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप चाहे चिट्ठ भी आप बोल रहे हो कि चिट्ठ भी मेरी है, पट भी मेरी है, ऐसा नहीं चल रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए और अपनी गलती को भी स्वीकार कीजिए और आप कहिए प्रदेश की जनता से कि हमसे गलती हुई, हम उसको सुधारेंगे, हम राजनीतिक संरक्षण को हम रोकेंगे। आप ये बात कहिए, ये अच्छा लगेगा मैसेज। अरे देवाशीष जी, नंबर 1, अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो हमारा मैदानी अमला इन माफियाओं को रोकता ही कैसे, पकड़ता ही कैसे, और ये घमासान की स्थिति क्यों आती? वो तो सीधा रास्ता दे देता। जैसा रास्ता, सुनिए ना आप, मुझे माफ करिएगा, कांग्रेस की सरकार में मंत्री गोविंद सिंह जी ने आरोप लगाया था कि ऊपर तक जाता है मामला, ऊपर तक मतलब आप समझ सकते हैं किनकी ओर इशारा था गोविंद सिंह जी का। नंबर दूसरी बात, पुनीत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो अभी जो नीति मिली है खनन की, वो कांग्रेस से चलते हुए फाइनेंशियल ईयर में मिल गई थी, ठेके हो चुके थे। लेकिन हमने 2017-18 में कैसी माकूल नीति बनाई थी, फाइनल कमेंट आपका देवाशीष जी। खनन की रॉयल्टी न्यूनतम कर दी गई थी, पंचायतों को अधिकार दे दिए गए थे। इस तरह का सब माफिया नष्ट ही हो गया था। ना रेत की कीमत में बहुत इजाफा था, ना उसकी चोरी में इजाफा था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने केवल रॉयल्टी इकट्ठा करने के नाम पे पूरे रेत के काम की वाट लगा दी। जी, इस पूरे डिबेट से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके जब उनका शासनकाल है उसमें संरक्षण प्राप्त है, वो समस्या को देख ही नहीं रही है। जब समस्या को देखेंगे नहीं, लेकिन जनता सब देख रही है देवाशीष जी, जनता सब देख रही है, खासतौर पर वो इलाका जिस इलाके में अक्सर गोलियां चलती हैं, जिस इलाके में अक्सर वो जमीनी अमला जिसको हम वाकई सैल्यूट करेंगे कि वो काम करता है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई उनकी ईमानदारी पर शंका नहीं करता। लेकिन कार्रवाइयों के बावजूद ना तो ये घटनाएं कम हो रही हैं, रुक रही हैं, थम रही हैं, बल्कि उनको ही अटैक का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ रहा है, जिसे आप थोड़ी बहुत बौखलाहट बताते हैं। कहीं वो गंभीर समस्या से आप किनारा तो नहीं कर रहे हैं, इसी को कहीं संरक्षण तो नहीं कहा जाएगा, ये इलाके की जनता पर छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।